नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे आज की क्लास में। इसके पहले हम लोग 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम 31 से लेके 60 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देखने पर समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम सीधा अब क्लास की ओर में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर से मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधा अब हम क्लास के ओर में। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा, यहाँ बोला जा रहा है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 1C, या फिर 29, या फिर 30, फिर 1। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको भी बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 30(1) है ना, अनुच्छेद 30(1) में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद किसके हिसाब से? अनुच्छेद 30(1) के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन के ऊपर में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, हमको बताना है। एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, या फिर दोहरा खतरा है, आत्मदोष के खिलाफ निषेध, या फिर 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, हमको बताना है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव है जो रिलेटेड नहीं है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का, राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाओं का, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो आपको मालूम होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इसकी केवल शब्दों में हेरफेर थी। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे रिलेटेड है? 1, 2, 3, अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे रिलेटेड बताना है। राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, या फिर चुनाव आयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के अध्यादेश से रिलेटेड है कौन सा? अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे 35 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? बाह्य आक्रमण में, या फिर सशस्त्र विद्रोह में, आंतरिक अशांति में, या फिर पहला और दूसरा दोनों से होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 और 2, मतलब कि बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों कंडीशन में आपातकाल की आपातकाल घोषित कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। गुवाहाटी उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं यहाँ पे, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, या फिर दूसरा और तीसरा, मतलब कि बी और सी।
ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी का मतलब कि 2 और 3, मतलब कि ये कि जो डी 2 और 3 है मतलब धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, बताना है ना। हम कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, असत्य है बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको बताना है। इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह संवैधानिक संस्था है पीएमओ, या फिर यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर कोई संलग्न अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यह संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यह संवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ संवैधानिक संस्था है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। संविधान की कई प्रमुख विशेषता है जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है। 1928 के नेहरू रिपोर्ट से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो दोस्तों इसको कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन के ऊपर में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जैसे देख रहे होंगे समझ में आ रहा होगा, ऐसा हार्ड लग रहा होगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, पढ़कर जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फारसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, फारसी। संविधान की 8वीं अनुसूची में यह भाषा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांत, मौलिक अधिकार, या फिर न्यायिक समीक्षा। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। न्यायिक समीक्षा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता, तो वो संविधान का भाग है न्यायिक समीक्षा, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको बताना है कि किस देश से लिया गया है। जो संविधान का जो मतलब संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किस देश से लिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताना है आपको। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बिल्कुल राइट है तीनों, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य बोला गया ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए नहीं जाते हैं ना। प्रधानमंत्री 12 सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं आपको बताना है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, आप सभी को मालूम है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति है ना, निचला सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त
सीटों को आदेश दिया गया है जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर, केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, और फिर ऑप्शन लास्ट वाला दिया है सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सरकारी स्कूल हो जाएगा, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल, ये तीनों स्कूल आ जाएंगे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिन्हें 25 मुक्त सीटों का आदेश दिया गया था। कब, कौन से अधिनियम में, अधिनियम 2000 के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, आप ध्यान दीजिएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में सेकंड नंबर पर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति उपरोक्त में है ना, ये दो दिए गए हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। फिर बोला जा रहा है राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही होगा, केवल 2 सही होगा, या फिर दोनों सही होंगे, या फिर दोनों में से कोई सही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी का मतलब कि एक और दोनों सत्य है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान, यहाँ पर बोला जा रहा है भारत का संविधान यहाँ पर बोला जा रहा है भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्त अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपने आंसर तो देख ही लिया है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राष्ट्रपति निर्धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणामों दिए गए हैं। दोहरी नागरिकता, सेकंड ऑप्शन दिया है यहाँ पे 16 साल की उम्र में सही मतदान। थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। तो इसमें से बताना है कि इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। तो इसमें फर्स्ट दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ओनली थर्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि ओनली थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन होगा इसका 49, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। फिर से यहाँ पर ध्यान देने बोल रहा है, इसमें थर्ड लाइन दी गई है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है ना। 4 ऑप्शन है A B C D, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो फिर इनमें से बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, या फिर सामाजिक न्याय का आधिकारिक प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो होता है वो होता है यहाँ का अध्यक्ष। किसका, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई, गोवा, मणिपुर, असम, या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, इसका गोवा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, KPLT, यहाँ पर क्या बोल रहा है? KPLT का फुल फॉर्म क्या होता है? करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर। क्या होता है? करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में एक्टिव है ये बताना है। गोवा, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, असम, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। KPLT इज़ द राइट आंसर, है ना। KPLT कहाँ पर सक्रिय है? ये असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय भूमि दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी, EVM का प्रयोग होगा। इस सीट पर चुनाव EVM की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर से 64 से मतलब 64 से अधिक अगर से प्रत्याशी होते हैं तो जो चुनाव होगा वो किस द्वारा होगा? बैलेट बॉक्स के द्वारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? मैंने इसके पहले ही बताया, अगर से आपने ध्यान दिए होंगे तो इसका राइट आंसर आपको वहीं पर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, 64, है ना। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, आमतौर पर चुनाव आयोग के निम्न नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 2 किलोमीटर होगा, है ना। कितनी दूर होगा घर से पोलिंग बूथ? वो होगा 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एक EVM में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? मतलब एक EVM मशीन में कितने वोट डाले जा सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन है, 3840 वोट, 2840 वोट, 5000 वोट या फिर 6500 वोट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3840 वोट डाले जा सकते हैं ना। एक EVM मशीन में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं? 3840 वोट डाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, 3840। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिज़ाइन किया गया? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, DRDO और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के द्वारा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। किसके द्वारा? DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, है ना। EVM को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार किया गया था? वो DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, EVM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हमको याद रखना है ना, कभी कभी पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप सभी को मालूम है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। भारत में पहली बार कब प्रयोग किया गया था? देखो क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 1989 और 1990 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। EVM का पहली बार भारत में कब उपयोग किया गया था? वो किया गया था 1989 से, मतलब 1990 में इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है, 133, 333, 533, 1033। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि 1033।
ठीक है, अधिकतम संख्या क्या है 1033। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर से पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास में जब भी कोई क्लासेस डलती है, रेगुलर क्लासेस होगी दोस्तों, जैसे ही क्लासेस डलती है उसका नोटिफिकेशन आप तक के आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं आप अगली क्लास में।